कल हमने कल हमारा वो शुरू हो गया था. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल फॉर दिस लाइव सेशन एंड टुडे एज वी आर डूइंग द चैप्टर एक कहानी यह भी, इस पार्ट का हमने ऑलरेडी 3 पैराग्राफ कर लिया है और आज हम चौथा पैराग्राफ करेंगे. सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. Can you see? Can you see the screen, बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. हम इस वाले पैराग्राफ के कि यह पितृ गाथा है. Now who is going to read? Read yourself. अपने आप रीडिंग शुरू कर दीजिए. Start reading. तान्या आप कर दो. Or anyone else? सौम्य, you can read. मैम मैं पढ़ूं लिब्रा? बिल्कुल. Very nice. मैम स्टार्ट करूं? हाँ बेटा. पर यह पितृ गाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दिया है. मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी. गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं पाई. आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ. शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती. सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है. पिताजी के जिस शकी स्वभाव पर मैं कभी बना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे. मैम नीचे कर दीजिए. हाँ चलिए. की व्यथा के नीचे मुझे उनके, एक मिनट मैम, कहाँ गया? व्यथा के नीचे मुझे उनके शकी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है. बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है. कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतीक्षा के रूप में. केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है. समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता. पिता के ठीक विपरीत. होल्ड डाउन बेटा, होल्ड डाउन. वेरी गुड, थैंक यू लिब्रा. एंड लिसन, अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमारी जो लेखिका मनु भंडारी है बेटा. सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, मनु भंडारी आपको याद होगा, आपने 9th क्लास में
कृतिका का चैप्टर पढ़ा था, मेरे संग की औरतें पढ़ा था सबने। उसमें लेखिका ने मेरे संग की औरतें में बताया था कि मनु भंडारी उनकी बड़ी बहन थी, और उन्होंने यह भी बताया था कि विवाह के बाद भी मनु भंडारी ने अपना नाम नहीं बदला था, और मनु भंडारी के नाम से ही उन्होंने लिखना शुरू किया था। याद आ गया सबको? याद आया सबको? यस मैम। मेरे Yes, संग ma'am. की औरतें, हाँ, Yes, ये ma'am. वही मनु भंडारी हैं जिन्होंने ये कहानी यह भी लिखी है, क्योंकि उस समय बचपन में मनु भंडारी ये कहती हैं कि मैं अपनी पितृ गाथा को इसलिए नहीं गा रही हूँ, उनका गौरव गान नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बेटा पितृ गाथा का मतलब है, या पितृ पुराण का यह मतलब है कि लेखिका अपने घर परिवार की स्थिति का वर्णन कर रही हैं। वे अपने माता पिता के स्वभाव का गुणगान आदि कर रही हैं। तो कहती मैं उसका गुणगान नहीं करना चाहती, अपने घर की व्यथा का और अपने माता पिता का गुणगान, उनके व्यवहार का गुणगान नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो वास्तव में यह दिखाना चाहती हूँ कि उनकी जो व्यवहार था, जो उनके पिता का व्यवहार था मनु भंडारी के प्रति, उस व्यवहार से इनके अंदर मनु भंडारी के व्यक्तित्व में क्या क्या ताने बुने गुथे गए हैं। अब आप ये देखो, जाने अनजाने बचपन में पिताजी ने जैसा व्यवहार किया था मनु भंडारी के Excuse साथ, me, वो ma'am. ऐसा था। यस बेटा। मैम थोड़े बच्चे उसमें है वेटिंग रूम में, उनको ऐड कर लो, ग्रुप पे मैसेज आया हुआ ऐड कर लो, मुझे इसके लिए स्क्रीन वो करनी पड़ेगी ना, हटानी पड़ेगी। और नहीं, लेट देम, क्योंकि वो खोलते नहीं है, लेट देम आउटसाइड ओनली टुडे। This is a lesson for them. Daily I have to tell to open the camera and they are sitting without opening it. This is a lesson. I'll repeat the chapter tomorrow again, but I'm not going to enter them, allow to enter. चलिए, क्योंकि पिताजी जो थे, मनु भंडारी की जो बड़ी बहन थी सुशीला, है ना, सुशीला जो थी वो गोरी चिट्टी थी, काफी गोरी थी, और एक हंसमुख स्वभाव की थी, और हट्टी खट्टी थी, स्वस्थ थी। और जो मनु भंडारी है वो बचपन में बेटा उनका थोड़ा रंग दबा हुआ था, वो काली थी, वो मरियल सी थी, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। तो इस वजह से पिताजी को गोरे बच्चे पसंद थे, काले बच्चे नहीं पसंद थे, इसलिए वो मनु भंडारी को हमेशा अपनी बड़ी बहन, उन्हीं की बड़ी बहन सुशीला से हमेशा उनका कंपेयर करते थे, उनका कंपैरिजन करते थे, उनको हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे बहन की, और इनकी तुलना में मनु भंडारी को हमेशा नीचा दिखाते थे। और यह हीन भावना की ग्रंथि जो है वो मनु भंडारी के मन में पैदा हो गई, और ऐसी भावना पैदा हुई बेटा, ये कहा जाता है, ये वास्तव में सच है कि अगर बचपन में किसी बच्चे के मन में कोई भी बात घर कर गई, किसी भी प्रकार की बात घर कर गई, तो वो सारी उम्र नहीं निकल पाती है, वो उसके दिल और दिमाग में बसकर रह जाती है। और यही मनु भंडारी के साथ हुआ। और जब वो बड़ी हुई, एक लेखिका बनी, और जब उनको मान सम्मान मिला, उनका नाम हुआ, उनकी प्रतिष्ठा हुई, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मनु भंडारी उस हीन भावना से उभर नहीं पाई थी। उनके मन में आज भी उनके पिताजी के दिए हुए ताने जो हैं वो घूमते रहते थे, कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं काली हूँ, मैं मरियल हूँ, मेरे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है। और आज भी यदि कोई उनका परिचय करवाता है, या उनके जो लिखे हुए गद्य हैं, जो साहित्य हैं, उनकी उपलब्धियों का कोई जिक्र करता है, तो मनु भंडारी जो है वो संकोच से सिमट जाती हैं और एक कोने में खड़ी हो जाती हैं। आपने ये देखा होगा बेटा कि किसी बच्चे को, अगर आप बहुत छोटे बच्चे को आप बहुत डांटो या किसी के साथ कंपेयर करते हैं माँ बाप,
तो बच्चा एक कोने में घुसने लगता है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है, और वही भावना मनु भंडारी के बड़े होने तक उनके मन में रही, और जब उनकी कोई तारीफ करता था तो वो एक कोने में सिमट जाती थी। और पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर कभी कभी वो भन्ना भी जाती थी और पिताजी से उनकी भैंसा भैंसी भी हो जाती थी, तो एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मनु भंडारी को उनके शकी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती थी। आज भी जिस प्रकार उनके पिताजी को उनके अपनों के हाथों विश्वासघात मिला था, आज मनु भंडारी को भी उनके अपनों के हाथों ही विश्वासघात मिला, क्योंकि उनके पिताजी के हाथों ही उनकी बहुत बेइज्जती बचपन में हुई। तो उस विश्वासघात को वो होश संभालने के बाद भी पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा वो इसी बात पे टक्कर लेती थी, और आज होश संभालने के बाद भी उनको वो बातें याद रही और वो बातें उनमें ही समाई रही थी, और यही बातें उनके मन में कुंठाओं के रूप में रही, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में रही और कहीं प्रतिछाया के रूप में रही। और आप ये देखो बेटा, मनु भंडारी जिस तरह के उनके भीतर एक जड़ समा बैठा था, उसी का प्रवाह भले ही वो कहती हैं हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, आज वो वाकई बहकर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन स्थितियों का दबाव ही कहती है हमारा रूप बदल दे, पर हमें पूरी तरह से उसे मुक्ति नहीं मिलती है। जिस प्रकार आज मनु भंडारी की स्थिति बदल चुकी थी, वो एक किसी मुकाम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अतीत की वो स्थिति उनके मन से आज भी नहीं निकली थी। तो आपको ये पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आया है? हाँ जी, आया नहीं Yes, आया? ma'am. यस मैम। यस मैम। तो चलिए, Yes, मैम। ma'am. ठीक है, अब आप मुझे, ठीक है, अब इसमें से आप मुझे प्रश्न बताएंगे। अब इसमें से आप मुझे प्रश्न बताइए बेटा कि लेखिका के पिता के व्यवहार का लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा? बताइए, उनके पिता की कौन सा व्यवहार, कैसा व्यवहार था जो उनके व्यक्तित्व पर असर पड़ा? मैम जो वह भेदभाव करते थे कालर गोरे के बीच में, हाँ, जो और वह व्यवहार करते थे काले गोरे के बीच में, उससे लेखिका के अंदर वह उनकी और? तुलना उनकी बड़ी बहन सुशीला से करते थे। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब बताइए, लेखिका आज भी उस कुंठा या जो उनकी इज्जत नहीं होती थी घर में, जो उनको ताने दिए जाते थे, उससे वो उभर क्यों नहीं पाई हैं? क्यों उभर नहीं पाई थी? हम बचपन में जो बात घर कर जाती है वह हमारी जीवन में हमें हमेशा याद आती है। शाबाश, बचपन में जो बातें घर कर जाती हैं वो सारे जीवन उनके साथ रहती हैं, और यही कारण है कि मनु भंडारी आज इतनी बड़ी लेखिका हो गई हैं, मगर फिर भी उनके अंदर की वो हीन भावनाएं नहीं जा पाई हैं। तो इसका आप प्रश्न लिख लो बेटा। पहला प्रश्न मैं आपको लिखवा रही हूँ, अर्थ ग्रहण प्रश्न, कि लेखिका के पिता के व्यवहार का लेखिका के पिता के व्यवहार का लेखिका के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ा?
मैंने मीटिंग ऑन कर दी है। क्या असर पड़ा? सेकंड क्वेश्चन लिखो, जब लेखिका का परिचय किसी से करवाया जाता था, अथर्व, अनिरुद्ध एंड मृदुल, वेयर आर यू? सौमिल, अथर्व, विद्वान, ओपन योर कैमरा। किसी से करवाया जाता था तब उसकी क्या स्थिति होती थी? युक्ति, why your screen is black and Priyanshi too? क्या स्थिति होती थी? इस स्थिति का कारण क्या था? इस स्थिति का कारण क्या था? नेक्स्ट, लेखिका की तुलना किससे और क्यों की जाती थी? लेखिका की तुलना किससे और क्यों की जाती थी? Now again I have shared the screen view. अब नेक्स्ट पैराग्राफ, पिता के ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी माँ। यहाँ पे बेटा मनु भंडारी बताती है कि पिता जो थे उनके बहुत पढ़े लिखे थे और माँ जो थी वो बिल्कुल अनपढ़ थी और धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी उनमें। बेटा धरती में कहा जाता है, धरती माता में बहुत सहन शक्ति होती है, सहनशीलता होती है, मगर मनु भंडारी के अनुसार उनकी माता में उससे भी ज्यादा धैर्य था और सहन शक्ति थी और पिताजी की हर जाति को, हर क्रोध को वो सहती थी और साथ में बच्चों के हर उचित और अनुचित फरमाइशों को वो पूरा किया करती थी, उनकी जिद को पूरा किया करती थी और बड़े ही सहज भाव से उनको स्वीकार भी करती थी। लेकिन बेटा उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी माँ ने अपने लिए ना तो कुछ मांगा और ना ही उन्होंने कुछ चाहा, केवल उन्होंने जीवन भर सबको दिया ही दिया था और बड़े भाई बहनों का सारा लगाव जो था वो माता के साथ था, लेकिन वो उसको लगाव नहीं, वो सहानुभूति कहा जाएगा। ठीक है, माता के साथ उनको बहुत अटैचमेंट थी, लगाव था, लेकिन वो सहानुभूति कहा जाता था। सहानुभूति का रूप है क्योंकि माँ जो है वो सबका कहना मानती है और माँ के लेकिन निहायत वो असहाय मजबूरी में लिपटा उनका त्याग। माता अगर सबकी बातें सुनती थी, पिताजी का क्रोध सहती थी, बच्चों की फरमाइशें पूरी करती थी, तो ये सिर्फ उनकी मजबूरी थी, उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, उनकी अपनी कोई सोच या अपनी कोई मांग नहीं थी, वो सिर्फ उनकी मजबूरी थी कि हाँ मुझे यह सब करना है। अब इन सब चीजों को देखकर लेखिका कभी भी अपनी माँ को अपना आदर्श नहीं बना सकी। माँ के साथ उसका लगाव तो बहुत था बेटा, लेकिन उनको अपना आदर्श नहीं बना सकी। वो इसी वजह से क्योंकि लेखिका नहीं चाहती थी कि जिस प्रकार माँ का कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो दूसरों के लिए जीती है, वो दूसरों की कहने के अनुसार काम करती हैं, सबकी फरमाइशें पूरी करती हैं, ऐसा लेखिका नहीं बनना चाहती थी। वो बिना मतलब अपनी जिंदगी को किसी के कठपुतली के अनुसार चलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उनको अपना आदर्श नहीं बना पाई थी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो कि लेखिका 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। आपको मैंने मेरे संग की औरतों में आपने पढ़ा होगा कि मनु भंडारी छोटी थी और वो अपने अनुसार कभी कभी काम किया करती थी, है ना।
तो वो सबसे छोटी थी और सबसे बड़ी बहन की शादी के समय वो केवल 7 साल की थी और उसकी शादी की धुंधली सी याद है उनके मन में, बहुत धुंधली सी याद है उनके मन में। और लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुजीला लिखा है यहाँ पे, और उनके घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, सतौलियां, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, ये सारे जो खेल है, गुड्डे गुड़ियों का खेल, वो सारे वो घर में खेलते थे। और उस समय बेटा पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेला जाता था। आजकल जो बच्चे हैं वो ज्यादातर अपने आप में खेलना पसंद करते हैं, चाहे वो वीडियो गेम हो, चाहे वो कुछ और हो, वो सिर्फ अपने घर में रहकर ही अपने आप में खेलना पसंद करते हैं। मगर उस समय का हाल ये था कि जो भाई थे वो गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर कांचों को पीसा करते थे और पीस कर मांझे के ऊपर लगाया करते थे कि दूसरे की पतंग जो है वो जल्दी से काट सके। आज है ऐसा माहौल मगर बहुत कम है, लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। घर में वो कम खेलते थे, वो घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ बच्चे खेला करते थे। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। अब यहाँ पर आप देखो बेटा कि पहले का जो टाइम था वो लोग इतने खुले विचारों के थे, मतलब इतना उनमें प्यार भाव था, प्रेम भाव था, लगाव था एक दूसरे के प्रति कि उनकी जो घर है वो घर की दीवारों तक सीमित नहीं था, उनका पूरा मोहल्ला उनका ही घर हुआ करता था। हर व्यक्ति किसी के भी घर में हस्तक्षेप करके अपनी राय दे देता था, उसको मान लिया जाता था, या उनके अंदर प्रेम भाव था, प्रेम से मिलना बैठना उठना सब कुछ हुआ करता था। और वो लेखिका कहती है कि आज मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। अब यहाँ पे देखो बेटा कि पड़ोस कल्चर क्या है। पड़ोस कल्चर आज क्या है, फ्लैट कल्चर बन गया है। पहले पड़ोसियों के साथ एक घर का माहौल हुआ करता था, मगर आज फ्लैट में रह कर हम लोग अपने आप को हमने असहाय और असुरक्षित बना दिया है। वो क्यों बना दिया है? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी से मिलते नहीं, हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी से अपनापन नहीं जताते, तो यदि आज हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आए तो हमारा साथ कोई नहीं देने वाला है। इसलिए हम आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। और पहले का टाइम क्या था बच्चा कि लोग पूरे मोहल्ले को एक समझते थे। हर घर के व्यक्तियों के साथ अपनापन जताते थे और इसीलिए अगर एक व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती थी तो पूरा मोहल्ला आकर उसको सहारा देता था, उसकी परेशानियों को दूर कर देता था। समझ आ गई बेटा? लेकिन आज हमने ये सारे चयन खुद ही करे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। तो लेखिका वही कहती है कि मैं बहुत खुश होती हूँ अपने जमाने से कि उस समय का जो कल्चर था वो आज के फ्लैट कल्चर से बहुत अच्छा था। क्लियर हो गया? हाँ जी। और फिर वो कहते हैं कि उसके बच्चों के उड़ने की कोई सीमा नहीं थी। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। कैमरे ऑफ हो गए? बिल्कुल, थोड़ी देर में सबके कैमरे ऑफ है ना? वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अब बताओ बेटे, पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए कि लेखिका के मन में अपनी बड़ी बहन के विवाह की धुंधली सी कौन सी याद है?
कौन सी याद है धुंधली सी? मैम बड़ी बहन की शादी की। हाँ, क्या कौन सी याद है? मैं वही तो पूछ रही हूँ। धुंधली सी याद है क्योंकि उस समय वो कहती है कि मुझे याद है कि अपनी बड़ी बहन की शादी में मेरी उम्र केवल 7 बरस की थी, इससे ज्यादा उसको और कुछ याद नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि लेखिका के मन में अपनी बड़ी बहन के विवाह की धुंधली सी यादें क्यों हैं? क्यों लिखो, अच्छा धुंधली यादें क्यों है? धुंधली यादें इसीलिए हैं क्योंकि वो केवल 7 वर्ष की थी, इसलिए उसको पूरा कुछ भी याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने के मामले में लेखिका और उसके भाई की स्थिति में क्या अंतर था? क्या अंतर था? मैम लेखिका कि घर लेखिका में अपने दोस्तों के साथ गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलती थी और उनका हाँ भाई बाहर जाके पतंग उड़ाता था। हाँ, उसका दायरा जो है, भाइयों का जो दायरा था वो घर तक सीमित नहीं था, घर के बाहर तक सीमित था। वो बाहर जाकर गिल्ली डंडा या पतंगबाजी किया करते थे। अब आज बताइए लेखिका अपने भाइयों के साथ कौन कौन से खेल खेलती थी? लेखिका भी खेलती थी जो जो उनके भाई खेलते थे, जैसे मैम गिल्ली सतौली, डंडा हो गया। पकड़म पकड़ाई, कली ताली, हाँ गुड्डे गुड़ियों का हाँ, खेल। लंगड़ी टांग। लंगड़ी टांग, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, ये सब खेला करते थे। आप बताइए लेखिका के बचपन में सामाजिक वातावरण अधिक स्वस्थ था, उसका वातावरण जो है अधिक स्वस्थ था, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? गद्यांश के आधार पर बताइए उस समय का वातावरण अधिक स्वस्थ क्यों था और कैसे था, बताइए। मैम आजकल मैम बच्चे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, आजकल वो सिर्फ वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन पहले के लोग एक्सरसाइज करते थे। हाँ, और मैम क्या था पहले बेटा? सब एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे। परफेक्ट। अपने मोहल्ले को, पूरे मोहल्ले को वो एक साथ मिलजुल कर एक परिवार की तरह रहा करते थे, है ना? और उस समय का सामाजिक माहौल अधिक इसीलिए स्वस्थ था। आप बताइए मुझे फ्लैट, आपने क्वेश्चन लिख लिया बेटा? थर्ड क्वेश्चन लिखिए, फ्लैट कल्चर के कारण, फ्लैट कल्चर के कारण हमारे जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? फ्लैट कल्चर के कारण हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? हाँ जी बताओ बेटा, क्या क्या बदलाव आए हमारे जीवन में? आज के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, और पड़ोस कल्चर नष्ट हो गया है ना? और क्या हुआ कोई है? मिलजुल कर नहीं रहता। वेरी गुड। कोई सहायता नहीं करता, कोई सहायता नहीं करता। और बेटा? अपनापन और भाईचारे की भावना भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। यही बात हुआ है। अपने आप को हम असहाय, असुरक्षित क्यों महसूस नहीं करते, ये मैंने आपको बता ही दिया है, व्याख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लेखिका ने अपनी कहानी के पात्र कहाँ से लिए हैं? लेखिका ने अपनी कहानी के पात्र कहाँ से लिए हैं? कहाँ से लिए बताओ? सान्या, कहाँ से लिए पात्र उन्होंने? नहीं पता? मैम अपने अभी तो अपने बताया था। घर से। अपने घर से नहीं, अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों से। वो इतनी सबसे ज्यादा घुली मिली हुई थी कि जितने उसके मोहल्ले में लोग रहते थे उन्हीं से वो, उन्हीं के एक एक पात्र, एक एक कैरेक्टर उठाकर वो अपनी कहानियां लिखती हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी कहानियों को, कहानियों का बेस बनाती हैं। क्लियर हो गया बेटा?
क्लियर है यहाँ तक? Yes, चलिए मैम।